नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन अवॉइड विद मी का धुन इस बार गणतंत्र दिवस बीटिंग रिट्रीट समारोह में नहीं बजाया जाएगा। बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर होता है। समारोह के अंत में ही अवॉइड विद मी को बजाया जाता है। इस साल समारोह से इसको हटा दिया गया है। 2020 में भी इसको हटा दिया गया था, लेकिन तब इस पर इतना हंगामा खड़ा हुआ था कि बाद में यानी 2021 में बहाल कर दिया गया था। लेकिन अब बीटिंग रिट्रीट समारोह में बजाए जाने वाले 26 धुनों की आधिकारिक सूची में इस बार अवॉइड विद मी का जिक्र नहीं है। इस भजन को 1950 से समारोह के दौरान 2020 को छोड़कर हर साल बजाया जाता रहा था। तो सवाल है कि इसे हटाया क्यों गया? इसका जिक्र तो सरकार की ओर से नहीं किया गया है। टिकट बंटवारे के बाद उत्तराखंड बीजेपी में कई नेता बगावत पर उतर आए हैं। पार्टी की ओर से 59 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुमाऊं में नैनीताल सीट से टिकट मांग रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्य बेहद नाराज हैं। दिनेश आर्य नैनीताल सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी जगह चंद दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई सरिता आर्य को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दिनेश आर्य का कहना है कि वो पिछले 3 दशक से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस सीट से टिकट मांग रहे वरिष्ठ नेता हेम आर्य ने भी निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। नैनीताल से लगती भीमताल विधानसभा सीट से दावेदारी करने वाले मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष मनोज शाह ने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। धारचूला सीट से धन सिंह धामी को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। टिकट बंटवारे के बाद उत्तराखंड बीजेपी में नाराज होने वालों में गंगोली हाट से विधायक मीना गंगोला का भी नाम है। उनका टिकट कट गया है और इससे नाराज होकर कुछ पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है। बागेश्वर जिले की कपकोट विधानसभा सीट से सुरेश गढ़िया को बीजेपी का टिकट मिलने के विरोध में कई कार्यकर्ताओं के इस्तीफा देने की बात सामने आई है। द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी ने भी टिकट काटे जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। महेश नेगी का नाम बलात्कार के मामले में सामने आया था और उनका टिकट कटने के पीछे यही वजह मानी जा रही है। गोवा विधानसभा चुनाव में जब से बीजेपी ने टिकटों की घोषणा की है, तभी से पार्टी में बगावतों का दौर जारी है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर की बगावत के बाद अब गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत पार्सेकर का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के लिए समर्पित कर दी, लेकिन पार्टी ने उन्हें ऐन मौके पर धोखा दिया और टिकट नहीं दिया। यही कारण है कि पार्सेकर ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्सेकर का कहना है कि उन्हें कई पार्टियों से ऑफर है, लेकिन अब वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। लक्ष्मीकांत पार्सेकर का कहना है कि पिछले काफी समय से वो बीजेपी में घुटन सी महसूस कर रहे थे, लेकिन पार्टी द्वारा गोवा के लिए जारी किए गए उम्मीदवारों की सूची में जब लक्ष्मीकांत पार्सेकर का नाम नहीं आया, तो फिर उन्होंने पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया। पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरे के रूप में पेश करने की मांग बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री ब्रह्मा मोहिंद्रा ने कहा कि चन्नी ने केवल 3 महीनों में ही खुद को साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सीएम उम्मीदवार की घोषणा को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, जब पहले से ही सभी की उम्मीदों से परे खुद को साबित करने वाला कोई मौजूद है। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने भी चन्नी का समर्थन किया और कहा कि पार्टी के सत्ता में वापस आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी के बने रहने पर सवालिया निशान लगाना आत्मघाती साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि चन्नी ने 3 महीने के अंदर ही बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है। हालांकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणजीत सुरजेवाला से जब इस सप्ताह चंडीगढ़ में इसको लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सिद्धू जी पंजाब कांग्रेस के सरदार हैं और चन्नी जी सरकार के सरदार हैं और हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बार फिर चुनावी रैलियों, रोड शो पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। अब ये रोक 31 जनवरी तक लागू रहेगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसको बढ़ाकर 22 जनवरी तक कर दिया गया था। बढ़ाए गए प्रतिबंधों के कारण चुनावी पार्टियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल और डिजिटल प्रचार ही करना होगा। इसके अलावा नेता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डटे रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चित इलाके कैराना में डोर टू डोर प्रचार किया।
जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर नगीना में बीजेपी पदाधिकारियों से मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री अलीगढ़ और बुलंदशहर पहुंचे। बीजेपी ने कैराना से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अमित शाह ने कहा कि सपा के शासन में कैराना से पलायन कर गए लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सुधारा है और उन्हें पलायन कराने वालों का आज खुद पलायन हो गया है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को इस बात का ऐलान कर दिया कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीते कई दिनों से यह सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा था कि आखिर अखिलेश यादव कौन सी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कुछ दिन पहले मैनपुरी की जिला सपा कमेटी की ओर से अखिलेश यादव को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था कि वो करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव वर्तमान में आजमगढ़ सीट से लोकसभा सांसद हैं। ये उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। करहल की सीट पर 3.5 लाख मतदाता हैं। इनमें से 1.25 लाख यादव वोटर हैं। शाक्य 35,000, राजपूत 30,000, ब्राह्मण 16,000 और 22,000 मतदाता दलित हैं। अखिलेश यादव एक के बाद एक बड़े वादे कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने आज रोजगार को लेकर एक बड़ा वादा किया और कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं को आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अखिलेश यादव ने ये घोषणा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद प्रशिक्षित युवाओं को आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इससे पहले अखिलेश 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देने, किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने, समाजवादी पेंशन योजना के तहत गरीब परिवारों को हर साल 18,000 रुपये देने जैसे ऐलान कर चुके हैं। अखिलेश ने किसानों के लिए एमएसपी और 15 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान करवाने जैसे भी वादे किए हैं। बिहार में मिलकर सरकार चलाने वाले बीजेपी और जेडीयू उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी के साथ गठबंधन न होने के बाद अब जेडीयू ने यूपी में 26 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। पार्टी ने चुनाव में अकेले जाने का फैसला किया है। जेडीयू ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की कम से कम 51 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी हमसे पहले ये न कहती कि वो गठबंधन के लिए तैयार है तो हम और भी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती के सक्रिय न होने पर हैरानी जताई। प्रियंका ने कहा कि मैं मायावती के चुनाव अभियान शुरू न होने पर बेहद हैरान हूं। उन्होंने कहा कि 6-7 महीने पहले तक हमें लगा था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है। हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो गया है, हम बीच चुनाव में हैं और वो अभी एक्टिव नहीं है। उन्होंने चुप्पी साध रखी है, ये मेरी समझ के बाहर है। प्रियंका ने इसके साथ ही कहा कि हो सकता है कि वो बीजेपी सरकार के दबाव के कारण चुप हों। बता दें, मायावती ने आज ही चुनाव के लिए अपने 51 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। ओडिशा सरकार के 2 अधिकारियों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान उन पर कुर्सी से हमला कर दिया और पीट कर देवाशीष महापात्रा नाम के अधिकारी का हाथ तोड़ दिया। देवाशीष और अश्विनी कुमार मलिक नाम के अधिकारियों का आरोप है कि हम अपने साथ एक आधिकारिक फाइल ले जाना भूल गए। विश्वेश्वर टुडू मयूरभंज से बीजेपी के सांसद हैं और पिछले साल जुलाई में कैबिनेट पुनर्गठन के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया था। हालांकि मंत्री ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह हमारे अभियान को पटरी से उतारने के लिए बीजेडी द्वारा पंचायत चुनाव से पहले चली गई चाल है। मैं पार्टी के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि जिन लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है उनको प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर खुराक ठीक होने के 3 महीने बाद लगाई जाएगी। इसके साथ ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को शुरुआती कोविड टीकाकरण भी कोरोना से ठीक होने वाले लोगों के लिए 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि प्रिकॉशन डोज को लेकर मार्गदर्शन के लिए अनुरोध मिले थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक 74 लाख प्रिकॉशन खुराक दी जा चुकी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।